हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं DSSB वेलफेयर ऑफिसर 2019 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 6 कर रहे हैं हम लोग। और इससे पहले के अगर पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने DSSB वेलफेयर ऑफिसर का अलग से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी नई वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। So the first question is, modernization raises the aspiration of people, but social system fails to provide opportunities to them to achieve their aspirations, creating deprivations and frustration. It is associated with the following. जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो बोल रहा है कि मॉडर्नाइजेशन लोगों के एस्पिरेशंस को बढ़ाता है, लेकिन जो सोशल सिस्टम है वो उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा, जिसकी वजह से वो मॉडर्नाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है वो अचीव कर पाए, जिसकी वजह से उनके अंदर डिप्रिवेशंस और फ्रस्ट्रेशन की जो भावना है वो आने लग जाती है। तो इनमें से कौन सा जो टर्म है वो इसके लिए सुटेबल है? एंड द ऑप्शंस आर प्री रिक्विसाइट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, measures of modernization, problem of modernization, and the last option is characteristics of modernization. So the correct option is it's problems of modernization. तो इसका हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि ये ऐसा ये जो है प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन के अंदर कैसे आता है। तो पहले हम समझते हैं कि मॉडर्नाइजेशन होता क्या है। मॉडर्नाइजेशन होता है कि जबकि एक एक पर्सन को के थिंकिंग में, उसके बिलीव में, उसके फीलिंग्स में हम चेंज लेकर आते हैं, या यूं कहें कि उसके एटीट्यूड में हम चेंज लेकर आते हैं, ताकि कुछ प्रोग्रेस हमें देखने को मिले। ठीक है, तो उसको हम मॉडर्नाइजेशन से हम जोड़ते हैं। ये अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि साइंटिफिक फील्ड में या फिर टेक्निकल फील्ड्स में। तो इस तरीके से अलग अलग फील्ड में हम अलग अलग तरीके का मॉडर्नाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है प्री रिक्विसाइट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। प्री रिक्विसाइट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि देखो प्री रिक्विसाइट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन में होता है, प्री रिक्विसाइट्स से आप क्या समझते हैं कि प्रायर कंडीशंस फॉर समथिंग टू हैपन। कि किसी भी चीज़ को होने के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती हैं ताकि वो चीज़ हो, उसे हम प्री रिक्विसाइट कहते हैं। यानी कि मॉडर्नाइजेशन को होने के लिए हमें कोई प्रायर कोई कंडीशंस चाहिए होंगी जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन होगा। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं हमने अभी जहाँ पर बताया कि जो अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, जो एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं, वो प्री रिक्विसाइट नहीं है मॉडर्नाइजेशन का। मॉडर्नाइजेशन को होने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सो प्री रिक्विसाइट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इसका एग्जाम्पल नहीं हो, इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए इसको हम एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले पहले जो मोबाइल फ़ोन आते थे वो कीपैड वाले फ़ोन आते थे, ठीक है? और उसके बाद जो आने लगे वो टच पैड वाले आने लगे। पहले एक कैमरा, उसका मेगापिक्सल इतना अच्छा नहीं था, फिर धीरे-धीरे उनमें इवॉल्व हुआ और वो 4 कैमरे, उनका मेगापिक्सल्स बढ़े। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लोगों में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमें देखने को मिल रहा है, कि क्योंकि ये चीज़ की ज़रूरत है, इसीलिए इसमें बढ़ोतरी करी जाए। कि पहले हम 2 मेगापिक्सल से भी खुश थे, लेकिन आज 108, 110 ऐसे मेगापिक्सल्स आ रहे हैं, तब भी हम सोच रहे हैं कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। क्योंकि उनको लगा कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है। 2 मेगापिक्सल में इतनी अच्छी चीज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन जो हम 110 में जो पिक्चर्स कवर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से आ रही है। तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमें देखने को मिला, और एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव हम देख सकते हैं। तो ये हम अलग-अलग फील्ड में लगाकर देख सकते हैं कि कैसे मॉडर्नाइजेशन के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। और मेजर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन को मतलब कितना मॉडर्न हुआ है सोसाइटी, या जहाँ पर भी हम मॉडर्नाइजेशन का एस्पेक्ट को लगा रहे हैं वो अ, कितना कारगर हुआ साबित, वो हम उसको मेजर करते हैं उसके कुछ पॉइंट्स देखकर। देन बात आ जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जहाँ पर हमने देखा कि देखो कोई चीज़ आई है तो उसके साथ आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन है। एंड
लास्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो कि इसका आंसर नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। Question number 2 states which of the following terms is closely associated with the term pressure group? And the options are interest group, out group, reference group, or primary group. And the correct option is option number A, interest group. सबसे पहले समझते हैं कि प्रेशर ग्रुप होता क्या है। देखें, प्रेशर ग्रुप जो टर्म है वो यूएसए में ओरिजिनेट हुई थी, और प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज होते हैं आपस में, और वो उनका जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको डिफेंड करते हैं और प्रमोट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, क्लास का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे हम सीआर कहते हैं, वो क्या करता है, पूरी क्लास जो चाहती है उसको टीचर के आगे बताता है। ठीक है, और क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को ये चीज़ चाहिए, तो एक प्रेशर उन लोगों के ऊपर फील होता है। ये एक प्रेशर ग्रुप है जो उन लोगों के ऊपर प्रेशर कर रहा है कि हमें ये चीज़ चाहिए, आप मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करिए, हमारे इस ग्रुप को ये चीज़ प्रोवाइड करिए। तो एक प्रेशर क्रिएटिंग ग्रुप हो गया। तो इसीलिए इसको जो कहते हैं वो इंटरेस्ट ग्रुप है, क्योंकि उसमें ग्रुप में जितने भी लोग होंगे उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होगा जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। और सेम केस जाता है, जैसे आपने सुना होगा कि जो लेबर आपस में हड़ताल करते हैं, तो उनकी जैसे मांग होती है कि हमारे सैलरी में बढ़ावा किया जाए। तो उनका एक प्रेसिडेंट होता है जो उनके बिहाफ पर लड़ता है, उनकी बातों को आगे आगे पहुंचाता है। ठीक है, और अगर उनको उनका सैलरी नहीं बढ़ाया जाता तो वो कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, या फिर अलग उनके जो डिमांड्स होते हैं वो उस तरीके से बताते हैं। तो एक तरीके से मालिक के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो इन सबका एक कॉमन इंटरेस्ट क्या है कि सैलरी बढ़ाना, और वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं किसके ऊपर, उस जो मालिक है उनका, उनके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द थ्योरी विच proposes दैट बोथ क्रिमिनल एंड कन्फर्मिंग बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड मेंटेन और चेंज्ड बाय द सेम प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स। कौन सी ऐसी थ्योरी जो कहती है कि क्रिमिनल और कन्फर्मिंग बिहेवियर दोनों ही, कन्फर्मिंग बिहेवियर क्या होता है, जो सोसाइटी एज अ होल एक्सेप्ट कर रही है। तो क्रिमिनल बिहेवियर और कन्फर्मिंग बिहेवियर को एक्वायर मेंटेन और चेंज जो है वो एक ही प्रोसेस से किया जाता है। एंड वो प्रोसेस क्या है, दो लोगों से इंटरेक्ट करके। तो ये इनमें से कौन सा सही आंसर है इसका? ऑप्शन ए सोशल कंट्रोल, ऑप्शन बी सोशल लर्निंग, ऑप्शन सी सोशल कल्चरल, ऑप्शन डी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सोशल लर्निंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो सोशल लर्निंग का आपने सदरलैंड के केस में भी पढ़े थे। ये क्या कहता है कि जो लर्निंग बिहेवियर हम लोगों को से जब इंटरेक्ट करते हैं तब उनसे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इट रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू रिकॉग्नाइज देयर ओन इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर्स। इनमें से कौन सा टर्म हम यूज करेंगे उसके लिए कि जहां पर एक इंडिविजुअल के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने इमोशंस और दूसरे के इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर पाए। एंड द ऑप्शंस आर सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, या मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो द करेक्ट आंसर इज दैट इज बी, ऑप्शन बी, इमोशनल इंटेलिजेंस। समझते हैं कि बाकी टर्म्स का क्या मतलब होता है और इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है। सो सोशल इंटेलिजेंस कहता है कि जहाँ पर एक इंडिविजुअल अलग अलग सोशल इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करता है ताकि वो सोशल सिचुएशंस जो आती हैं अलग अलग उनसे अडेप्ट कर पाए। ठीक है, ऑप्शन बी इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, देखो ये जो टर्म है वो 1990s में दी गई थी, और इसमें क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल है अपने और दूसरों के इमोशंस को मैनेज कर पाता है, समझ पाता है कि वो पर्सन जो अपनी बातें कह रहा है, अपने इमोशंस बता रहा है, उससे वो कहना क्या चाहता है। तो उसको एक इंडिविजुअल जो अपने इमोशंस और दूसरे पर्सन के इमोशंस को समझता है अच्छे से। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के ना 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आ जाता है आपका सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्पैथी। एम्पैथी मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एम्पैथी में क्या होता है, जहाँ पर हम किसी कोई दूसरा अगर सेम सिचुएशन में होता तो वो कैसा महसूस करता उस चीज को, वो हम खुद समझ सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज एम्पैथी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का वन ऑफ द पार्ट है एम्पैथी, एंड ब्रॉडर टर्म जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, वन ऑफ द कंपोनेंट इमोशनल इंटेलिजेंस का एम्पैथी होता है। एंड लास्ट ऑप्शन इज मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो
पर्सन के, किसी भी इंडिविजुअल के जो इंटेलिजेंस है उसका, उसको 8 अलग-अलग स्फीयर्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गया, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इस तरीके से 8 स्फीयर्स में उसको डिवाइड करते हैं। तो दैट इज़ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस उस इंडिविजुअल में है। सो अब सारे ऑप्शंस को जब हम देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। आप कंफ्यूज हो सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस या एम्पैथी में। एम्पैथी इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल इंटेलिजेंस। Next question is question number 5. It is the movement of individuals and groups between different economic position is termed as. So sociology का ये क्वेश्चन है और इसमें हम देखते हैं कि जब एक इंडिविजुअल या ग्रुप डिफरेंट इकोनॉमिक पोजीशन में मूव करते हैं, इकोनॉमिक पोजीशन समझ रहे हैं आप कि जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसका, एक इंडिविजुअल या ग्रुप उस इकोनॉमिक पोजीशन में स्विच करता रहता है बार बार, तो उनके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर सोशल मूवमेंट, सोशल मोबिलिटी, डिसफंक्शंस ऑफ मोबिलिटी या क्लोज्ड क्लास सिस्टम। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोशल मोबिलिटी। समझते हैं इन बाकी टर्म्स को भी कि क्या है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज सोशल मूवमेंट। देखो सोशल मूवमेंट क्या होता है कि जब कोई एक ग्रुप सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, एक सोशल चेंज लाने की कोशिश करते हैं, सो वो जो मूवमेंट वो लोग चलाते हैं दैट इज सोशल मूवमेंट। सोशल मोबिलिटी क्या होता है कि जब किसी कोई अपना सोशल स्टेटस जो है वो चेंज कर रहा होता है, कि फॉर एग्जांपल किसी को सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए तो वो जॉब चेंज करता है, ठीक है? तो दैट इज, अब यहाँ पर क्या किया, पहले वो मान लेते हैं कि सेल्स मैनेजर था, अब वो टीम लीडर हो गया, इस तरीके से उसने अपना क्या किया, चेंज किया और उससे उसका पैसे में इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो ये इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल मोबिलिटी हो गया, दैट इज सोशल मोबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसफंक्शंस ऑफ मोबिलिटी, मतलब क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज है मोबिलिटी में। उसके बाद आते हैं क्लोज क्लास सिस्टम में क्या होता है, अम, जैसे कि लो सोशल मोबिलिटी थे, जहाँ पर क्लोज क्लास सिस्टम होता है, जहाँ पर जो ये सोशल मोबिलिटी जो मैंने अभी आपको टर्म समझाया, ठीक है, इसमें बहुत कम वो लोग चेंज करते हैं, जो अपना जो सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन है उसको वो चेंज नहीं करना चाहते। इसका बहुत शानदार एग्जांपल हम ले सकते हैं, जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपने ही पुश्तैनी काम को आगे बढ़ा रहा होता है। जैसे मान लेते हैं किसी के फादर चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चा भी आगे चल के जो चूड़ी बनाने का ही अगर काम कर रहा है, क्योंकि उसे आगे चेंज ही नहीं करना अपना, अब वो उसी से जितना कमा रहा है वो, तो दैट इज कि वहाँ पर जो सोशल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो दैट इज अ क्लोज क्लास सिस्टम। ऐसे ही ओपन क्लास सिस्टम होता है जहाँ पे सोशल मोबिलिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इट इंक्लूड दोज ऑफेंसेस फॉर विच इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 to 7 years हैव बीन प्रोवाइडेड। ये इन ऑफेंसेस के लिए, जिन ऑफेंसेस के लिए 3 to 7 years के बीच में आपको इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, उन वो कौन से ऑफेंसेस होते हैं? एंड द ऑप्शंस आर पेटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस, हीनियस ऑफेंसेस या ऑल ऑफ द अबव। सो ये जो क्वेश्चन है आपका जेजे एक्ट से है, जेजे एक्ट 2015 से है। सेक्शन 2 के सब क्लॉज 54 में आप देखेंगे कि सीरियस ऑफेंसेस किनको कहा गया है, कि जिनका इम्प्रिजनमेंट जो है 3 से 7 साल के बीच में है। ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं जिनको मेंशन किया गया आईपीसी के अंदर या फिर कोई और लॉ जो कि उस टाइम पर फोर्स में है, ठीक है, उनकी सज़ा अगर 3 से 7 साल के बीच के अंदर आ जाती है तो वो सज़ा क्या हो जाएगी, वो जो ऑफेंस होगा वो सीरियस ऑफेंस के अंदर काउंट होगा। Next question is the group where members who come together in a spontaneous fashion on the foundation of naturally occurring events, interpersonal attraction or the mutually perceived needs of member। ऐसा ग्रुप जहाँ पर उस ग्रुप के जो मेंबर्स आते हैं वो स्पॉन्टेनियसली आते हैं, नेचुरली अकरिंग इवेंट होता है वो, ठीक है, यानी कि कोई इंटेंशन नहीं है, वो नेचुरली अकर रहता है वो इवेंट, इंटरपर्सनल उन लोगों का अट्रैक्शन होता है और उस म्यूचुअली परसीव्ड नीड होती है हर एक मेंबर की। तो ऐसे ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? द ऑप्शंस आर नेचुरल ग्रुप, एनकाउंटर ग्रुप, थेरेपी ग्रुप या रेमेडियल ग्रुप। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज नेचुरल ग्रुप। देखो नेचुरल ग्रुप के अंदर क्या होता है कि ऐसे मेंबर्स जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस फैशन में आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसका एग्जांपल आप समझ रहे हैं कि जैसे फैमिली हो गया, यहाँ पर कुछ इंटेंशन नहीं है लेकिन वो भी क्या एक ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पर आपको नेचुरली वहाँ पर रह रहे हैं, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं,
एक दूसरे की नीड्स को समझते हैं। तो फैमिली, पीयर ग्रुप, स्ट्रीट गैंग्स, ये क्या है, ये नेचुरल ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन रॉबर्ट के मर्टन्स मोरल इम्पेरेटिव्स ऑफ साइंस द नॉर्म ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस रेफर्स टू। रॉबर्ट के मर्टन के जो मोरल इम्पेरेटिव्स ऑफ साइंस जो बुक थी, उसमें जो उन्होंने बताया कि नॉर्म्स ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस है वो क्या है। एंड द ऑप्शंस आर ओनरशिप ऑफ फाइंडिंग, क्वेश्चनिंग रिजल्ट, साइंटिस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट, या यूनिवर्सल नेचर ऑफ फाइंडिंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साइंटिस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट। एंड अब ऑप्शंस को समझते हैं, देखें कि क्या है। मैं आपको बताती हूँ, देखो। अ, जो रॉबर्ट के मर्टन था, उन्होंने 1942 के अंदर 4 एस्पेक्ट बताए साइंस के, जिन्हें बाद में आगे जाके मर्टोनियन नॉर्म्स कहा गया। ठीक है, इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं। एक आता है कम्युनिज्म, फिर आता है यूनिवर्सलिज्म, देन आता है डिसइंटरेस्टेडनेस, एंड देन आता है ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया है हमें क्वेश्चन में, वो पूछा गया है आपका डिसइंटरेस्टेडनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो उससे पहले हम बाकी जो चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। देखो, कम्युनिज्म क्या होता है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड बातें वो बता रहे हैं, तो कह रहे हैं जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका एक कॉमन ओनरशिप होना चाहिए साइंटिफिक गुड्स को लेके। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स होता है ना, वो सबके सभी साइंटिस्ट के पास कॉमन होना चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ हाइड करते हो तो वो इस नॉर्म के खिलाफ होगा। तो दैट इज कम्युनिज्म। आप एक कम्युनिटी की तरह रहो, जैसे कम्युनिटी में सभी को सब पता होता है सबके बारे में, तो ऐसे जो भी आपके राइट्स हैं वो सभी के ऊपर कॉमन होने चाहिए। सभी साइंटिस्ट को कॉमन राइट मिलना चाहिए उन साइंटिफिक गुड्स के ऊपर। नेक्स्ट इज यूनिवर्सलिज्म। तो देखेंगे यूनिवर्सलिज्म क्या होता है कि जो साइंटिफिक वैलिडिटी है वो सभी के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ सोशो पॉलिटिकल स्टेटस, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, कुछ भी जो है वो उसमें वो सब पे इक्वली अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज डिसइंटरेस्टेडनेस। डिसइंटरेस्टेडनेस क्या होता है कि जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कॉमन साइंटिफिक इंटरप्राइज के लिए काम करने चाहिए। यहाँ पर जो पर्सनल गेन है किसी भी इंडिविजुअल का उससे, वो हमें नहीं देखना है। तो फिर तो ये गलत हो जाएगा ना। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पर जो आउटकम होगा वो ग्रेटर गुड के लिए होना चाहिए, आप अपना फायदा ना देखें उसमें। यही ऑप्शन सी था, जो साइंटिस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट। एंड लास्ट वन इज जो था वो ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म। क्या होता है, मैं जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया है, रिसर्च किया है, वो स्क्रूटिनी के लिए क्रिटिकल स्क्रूटिनी उसका होना चाहिए। इसका बहुत शानदार एग्जांपल है, जब आप कोई रिसर्च पेपर अगर अपना सबमिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो एडिटर्स होते हैं वो आपकी पूरा देखते हैं कि आपने रिसर्च में क्या पॉइंट्स लिखे हैं, क्या आपकी जो मिस्टेक्स हैं उसके अंदर, वो आपको उसको रिव्यू करते हैं और देन आपको वापस भेजते हैं। तो ऐसे ही और ऑर्गेनाइज कैपिटलिज्म क्या होता है कि आपको ओपन रखना है अपना, आपने जो भी रिसर्च किया, तो ताकि लोग जो है अपने ओपिनियंस उन पर रख पाएं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ कन्विक्शन द चाइल्ड शुड बी प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केयर इंस्टीट्यूशन। जब बच्चों कन्विक्ट हो जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की बात कर रहा है, कि जहां पर उसका जो ऑफेंस है वो प्रूव हो चुका है, तो इनमें से कौन से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में बच्चे को रखा जाएगा। एंड द ऑप्शंस आर स्पेशल होम, ऑब्जर्वेशन होम, शेल्टर होम, या आफ्टर केयर होम। तो इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर मैंने बहुत अच्छा एक लेक्चर बनाया हुआ है। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं उसको। और बहुत उसमें डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि हम स्पेशल होम का यूज़ कहाँ करते हैं, ऑब्जर्वेशन होम में कब बच्चों को डालते हैं, शेल्टर होम में कब डालते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आ जाकर आप मेरे उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि स्पेशल होम जो है ये है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पर जब बच्चा कन्विक्ट हो जाता है, यानी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो जाता है, तो उसको हम जो है स्पेशल होम में रखते हैं। और ऑब्जर्वेशन होम में कब रखते हैं, जब बच्चे का जो इंक्वायरी है वो पेंडिंग चल रहा होता है, तब हम उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, स्पेशल होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट्स लर्निंग। इनमें से कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो आपके लर्निंग को अफेक्ट कर सकता है।
and the options are relationship with teachers or peers, media of teaching and learning, social surrounding, या all of the above. And the correct option is option number D, all of the above. इनमें ये सभी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। अगर टीचर आपसे, आपका रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आपका पीयर से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो वो आपके लर्निंग को अफेक्ट करेगा। मीडिया ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मतलब किस मीडियम से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, डिस्कशन हो रहा है या फिर सिंपली टीचर आ रहा है, अपना पढ़ाया और जा रहा है, ठीक है, सोशल सराउंडिंग कैसा है, तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं लर्निंग पर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप किसी भी तरीके का अपडेट को मिस ना करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।